ये है शांतिवन का एक छोटा सा गांव रमणीयपुर, जो सुख और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज पूरे गांव में बहुत ज्यादा डर और गहरा दुख का माहौल है, क्योंकि सारे गांव वाले अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोग दूर अपने खेतों में रहने चले गए हैं, तो कुछ दूसरे गांव में चले गए हैं। दरअसल गांव छोड़ने की वजह ये थी कि गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो कई 100 साल पुराना है। गांव के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उस पेड़ पर मायावी शक्ति का साया है। सभी डरे और उदास हैं, इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के 30 साल के धैर्य के लिए ये एक मौका भी था, क्योंकि वो कुछ महीनों से शहर जाकर बेहतर नौकरी करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गांव खाली होने के डर ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अब तुरंत गांव छोड़कर चला जाए। और इसी बीच और प्रिया अपने घर में हैं। उनका एक बेटा भी है, अर्नव, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया है। ए प्रिये, सुनते हो? पूरा गांव खाली हो गया है और आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए हो। हमें भी इस गांव से निकलना नहीं है क्या? नहीं, हमें नहीं जाना है। जो लोग गांव छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, लेकिन हम तो यही रहेंगे। अरे, ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? पूरे गांव में से किसी ने भी बहादुरी नहीं दिखाई। गांव के लोग डर के मारे सब भाग गए हैं और आप यहाँ बैठकर बहादुर बनने की बातें कर रहे हो। आपको क्या इतना शौक चढ़ा है बहादुर बनने का? मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूँ चुपचाप चलो, यहाँ से निकलते हैं। धैर्य, मैं जानता हूँ कि पूरा गांव डर के मारे भाग गया है, लेकिन हम दोनों यहाँ अकेले भी नहीं डरेंगे। ये बरगद का पेड़ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना हमें करना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम भागने के बजाय हिम्मत दिखाएं और यहाँ ठहरें। अरे, कभी तो मेरी बात माना करो। यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं आपको कितनी बार कहूँ? नहीं प्रिय, ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी हमें मुसीबत से लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा गांव यहाँ से चला गया है, अपनी जमीन, जायदाद और घर सब छोड़कर। फिर भी मुझे उन्हें वापस लाना है। मैं आज सच्चाई का पता लगाऊंगा। क्या सच में उस बरगद के पेड़ पर मायावी शक्ति रहती है या नहीं? धैर्य अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मानने को तैयार नहीं है। वहीं बाहर कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे धनराज, वो नहीं आएगा, मुझे पता है। मैंने शाम को उससे पूछा था कि ऋषिकेश आ रहा है या नहीं, तो उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। वो कह रहा था कि मैं ऐसी मायावी शक्ति से डरता नहीं हूँ। ये फालतू की बकवास बातें मुझे डरा नहीं सकती। ये तो बस गांव वालों की अफवाह है। ऐसा कहकर मेरी बातों को अनदेखा कर दिया धैर्य ने। रघुपति, मुझे लगता है वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। ये बात अफवाह नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उस पेड़ के पास उसे देखा है। हाँ धर्मराज, यही तो डर है। धैर्य हमेशा से ही बहुत जिद्दी रहा है, पर इस बार उसकी जिद भारी पड़ सकती है। उसे समझना चाहिए कि गांव की सुरक्षा पहले है। बहादुरी दिखाने का ये सही समय नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। और गांव वालों को भी वापस लाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर वो बच भी गया तो गांव वालों को क्या जवाब देगा? उसका इस तरह रुकना बाकी सब पर भी सवाल खड़ा करता है। सोच रहा हूं एक बार फिर जाकर उससे बात करूं। शायद अब तक उसका मन बदल गया हो, लेकिन समय कम है। हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा। अरे, ये धैर्य बिना ऐसी भूत प्रेत वाली बातों पर कभी यकीन नहीं करता। पर सच बताऊं, मैंने खुद देखा है, वरना मैं भी कभी यकीन नहीं करता कि उस बरगद के पेड़ पर मायावी शक्ति रहती है। मैं खुद कल देर रात खेत से लौट रहा था, तब अपनी आंखों से उसे पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा। मेरी रूह कांप गई। पर धनराज, हम क्या कर सकते हैं? अब वो हमारी बात ही नहीं मान रहा, तो फिर हमें यहां से निकलना चाहिए। उसे सच्चाई का पता चलेगा तब वो भी चला आएगा।
पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तू सही कह रहा है। चल अब हम यहीं से निकलते हैं। धैर्य के दोस्त भी धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। रात और गहरी होती जा रही थी। काला अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। अब गांव सुनसान पड़ा था। वहां सिर्फ धैर्य और प्रिया ही रह गए थे। साथ ही ग्राम प्रमुख भी था, लेकिन वो भी मन ही मन डर चुका था। इसी डर के कारण उसने अपने खेत वाले मकान में रहना शुरू कर दिया था। ग्राम प्रमुख बहुत चिंतित था। उसके मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि आखिर गांव वालों की मदद किस तरह की जाए और उस मायावी शक्ति को भगाने का उपाय कैसे निकाला जाए। अरे अर्नव, तुम बता सकते हो कि तुम्हारा गांव कैसा है? मतलब वहाँ लोग किस तरह रहते हैं और क्या काम करते हैं? हाँ, हमारा गांव बहुत ही प्यारा है। चारों तरफ खेत खलिहान है जहां लोग मेहनत करके खेती करते हैं। सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। वाह! और लोग कैसे रहते हैं वहाँ? गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई भी अकेला नहीं रहता। सब मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। यार अर्नव, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जल्द ही तुम्हारा गांव देखने वाला हूँ। शहर की भागदौड़ से दूर कितना सुकून होगा वहाँ। बिल्कुल राहुल, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बस रात का समय है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वरना दिन में तो गांव की रौनक देखने लायक होती है। अर्नव, मैंने सुना है गांव में एक बहुत पुरानी मंदिर भी है। क्या हम सुबह वहां घूमने जा सकते हैं? जरूर, वो मंदिर बरगद के पेड़ के पास ही है। बहुत ऐतिहासिक है। हम सुबह सबसे पहले वहीं चलेंगे। ठीक है यार, मैं तो बस अब जल्द से जल्द तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। तभी रिक्शा चलाने वाला आदमी ठंडी आवाज में कहता है, अरे लड़के, शायद तुझे पता नहीं कि आजकल रमणीयपुर में क्या हो रहा है, वरना तू इस गांव में आने का सोचता भी नहीं। और हाँ, मैं गांव तक नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ यही सरिता के पास में छोड़ दूंगा। वहां से चलकर अपने गांव में चले जाना। तुम्हारी बातें सुनकर गांव की याद आ गई, पर रमणीयपुर अब वो रमणीयपुर नहीं रहा जिसकी तुम बात कर रहे हो। अब वो एक डरावनी कहानी बन चुका है। अरे अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? रमणीयपुर में क्या है? मैं तो कई साल वहां रहा हूँ। मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए। मैं तुम्हें बताता हूँ एक पुरानी बात। आज से कई साल पहले ठीक उसी बरगद के पेड़ पर एक भूखे भूत की आत्मा रहती थी। वो रात को गांव में घूमता और लोगों को डराता था। भूत? अंकल, क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमें डर लग रहा है। हाँ, भूत। लोगों ने उस भूत को भगाने की बहुत कोशिश की, पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर अमावस्या की रात और भी खतरनाक हो जाता था। अंकल, ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब सच होगा। मानो या ना मानो, इसी डर से एक बार तो गांव लगभग खाली हो गया था। ये अब उसी कहानी की तरह दोबारा हो रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अर्नव, मुझे सच में डर लगने लगा है। अंकल की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, डरो, क्योंकि जो कोई भी उस पेड़ के पास रात में जाता था, वो भूत उसे अपनी भयानक दुनिया में खींच लेता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ से चीखने की आवाजें आती थीं। अरे, पिछले कुछ दिनों से गांव वालों का मानना है कि उस विशाल बरगद के पेड़ में एक मायावी शक्ति रहती है, जो रात को उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी वजह से सारे गांव वाले बहुत डर गए हैं। मुझे तो आज ही पता चला कि कई लोग तो गांव छोड़कर जा भी चुके हैं। पता नहीं अब वहां कोई होगा या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, अभी रमणीयपुर गांव जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी यहीं से रिक्शा मोड़ दूं। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। ये ज़रूर किसी की उड़ाई हुई अफवाह होगी। बाकी मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और सच कहूँ तो
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। मतलब बरगद के पेड़ में भूत? ये तो बड़ी अजीब बात है। मैं तो नहीं मानता। अच्छा, तो तू नहीं मानता? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें सरिता के पास छोड़ दूंगा। तुम वहीं से अपने गांव की ओर निकल जा। रमणीयपुर आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हमें हमारे गांव के सरिता के पास छोड़ दीजिए, हम वहां से पैदल चले जाएंगे। लेकिन राहुल शहर का लड़का था, इसलिए ऐसी बातें सुनकर ही उसके मन में डर समा गया। वो धीरे से अर्णव से बोला, अर्णव, ये अंकल जो कह रहे हैं कहीं सच तो नहीं है ना? अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस काली अंधेरी रात है और कोई दूसरा रिक्शा वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे हमें डरा कर ज़्यादा पैसे मांगने का तरीका आजमा रहे हैं। अगर हम डर गए और उनकी बातों में आ गए और कहा कि हमें गांव तक छोड़ दो, हमें बहुत डर लग रहा है, तो वे कहेंगे ठीक है। ये बस उनका दुगना पैसे लेने का तरीका है और कुछ भी नहीं। सरिता हमारे गांव के पास ही है, हम वहीं उतरकर पैदल चल देंगे। अर्णव उस रिक्शा वाले की बात नहीं मानता और गांव जाने की अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। समय लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच का था। इसी बीच प्रिया की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए उठकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र खिड़की की ओर पड़ती है। उसने बरगद के पेड़ के पास कुछ देखा। अचानक उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि मायावी शक्ति बरगद के पेड़ के पास ही खड़ी है। डरावना चेहरा और गहरी लाल आंखें। ये देखकर वो जल्दी जल्दी धैर्य को उठाती है और धैर्य उठते ही कहता है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? मुझे अभी बरगद के पेड़ के नीचे मायावी शक्ति खड़ी दिखाई दी। प्रिया, तू कैसी बातें कर रही है? रुक, मैं जाकर देखता हूँ। खिड़की के पास जाकर बरगद के पेड़ की ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे प्रिया, देखो तो सही, बरगद के पेड़ के पास कोई भी तो नहीं है। हाँ, अभी तो कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि वह मायावी शक्ति बरगद के पेड़ के नीचे ही खड़ी थी। अरे प्रिया, तू बिना वजह मायावी शक्ति वगैरह की बातें याद करके अपने मन में डर बना रही है। ज़्यादा मत सोच, चुपचाप सो जा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तू फालतू चिंता मत कर, ठीक है? अब सो जा। धैर्य नहीं मानता और वापस सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में प्रिया के मन में विचार आता है कि एक बार फिर जाकर देखूं। वो उठकर खिड़की के पास जाती है और देखती है कि वही मायावी शक्ति फिर से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है। उसको यकीन नहीं होता, इसलिए वो ध्यान से मायावी शक्ति को देखने लगती है। सोचती है कहीं ये उसका वहम तो नहीं, पर सच में ये उसका वहम नहीं है। प्रिया वहां से भागती हुई धैर्य के पास जाती है। अरे प्रिया, अब तुमने मुझे फिर से क्यों जगा दिया? अब क्या हुआ तुम्हें फिर से? अरे मैं कह रही थी ना कि बरगद के पेड़ के पास मायावी शक्ति खड़ी थी। मैंने अभी फिर से देखा, बस सच में वही खड़ी है। अरे प्रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर जाकर देख लेता हूँ। धैर्य खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बरगद के पेड़ के नीचे सच में मायावी शक्ति खड़ी है। वो जरा भी नहीं डरता और उसकी ओर देखता रहता है। कुछ देर बाद वो प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, ये सच में मायावी शक्ति ही है। तू यहीं रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी वह मायावी शक्ति है, कोई चोर या डाकू नहीं जिसे आप लड़कर हरा सकें। अरे तू डर मत, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। धैर्य प्रिया की बातों को नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकल पड़ा।
उधर प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें बार बार धैर्य को देख रही थीं, जो कदम दर कदम उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था, जहां पर मायावी शक्ति खड़ी थी। धैर्य जैसे जैसे बरगद के पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक वो मायावी शक्ति झटके से पेड़ के ऊपर की ओर खींच गई, मानो हवा में ही गायब हो गई हो। कुछ ही क्षण बाद एक अदृश्य ताकत ने धैर्य को भी खींच लिया। उसका शरीर बरगद के पेड़ की ओर तेजी से गया और देखते ही देखते वो भी ऊपर चला गया। ये सब देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका सिर चकराया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इधर रिक्शा वाला अर्नव और राहुल को गांव के सरिता के पास ही उतार कर चला गया। दोनों दोस्त भीगते भीगते धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। बारिश की रिमझिम और ठंडी पवन के झोंके उनके कपड़ों को भिगो चुके थे। पैरों के नीचे कीचड़ था। रास्ता फिसलम भरा और सुनसान। कुछ समय बाद वो रमणीयपुर गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में कुछ माहौल अलग था। घरों में लाइट भी नहीं थी और सिर्फ पेड़ों की परछाइयां और दूर तक फैली अंधेरी गलियां दिखाई दे रही थीं। अर्नव, ये गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है? चारों ओर सन्नाटा, ना किसी घर में से लाइट की आती हुई रोशनी। पता नहीं, आमतौर पर इस समय चौपाल पर 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं। शायद बारिश और रात की वजह से सब घरों में होंगे। और हाँ, लाइट तो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इस वजह से कहीं तार वगैरह टूट गया होगा। दोनों चौपाल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे अपने घर के पास पहुंचे। दरवाजा धीरे से खोलकर जैसे ही अंदर गए, अर्णव ने देखा उसकी मां बेहोश हुई जमीन पर पड़ी थी और उसके पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर अर्णव बुरी तरह घबरा गया और तुरंत अपनी मां के पास जाकर अपनी मां को उठाने लगा। और जैसे ही उसकी मां अर्णव की आवाज सुनती है, वो तुरंत होश में आ जाती है और उठ खड़ी होती है। अरे माँ, तुम बेहोश क्यों पड़ी हो? पिताजी कहाँ गए? और गांव में सारे लोग कहाँ हैं? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ सुनसान लगता है और किसी के घर में लाइट की रोशनी अभी दिखाई नहीं दे रही है। पूरा गांव खाली और वीरान पड़ गया। ऐसा माहौल क्यों है माँ? वह को उजाड़ दिया और सभी को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गुस्से में वह घर से बाहर निकले और सीधा मायावी शक्ति की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक मायावी शक्ति हवा में ऊपर उठ गई। उसी क्षण अजीब ताकत से तेरे पिताजी भी पेड़ की ओर खींचकर ऊपर चले गए। अच्छा माँ, ऐसी बातों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं भी बरगद के पेड़ के पास जाता हूँ और पिताजी को पेड़ से नीचे उतार लाता हूँ। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे पिताजी भी यही कहते थे और जब वह बरगद के पेड़ के नीचे गए तो उसी पेड़ ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और ऊपर ले गया। नहीं माँ, हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकते। मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं हूँ। पिताजी को मैं किसी भी हाल में नीचे उतार कर ही रहूँगा। एक रास्ता है। हमारे गांव के ग्राम प्रमुख जी अभी भी यही हैं। उनका खेत पर एक मकान है, वही रहते हैं। उनके पास चलेंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेंगे। और हाँ बेटा, यह तुम्हारा दोस्त कहाँ से आया? राहुल माँ, ये मेरा कॉलेज का दोस्त राहुल है। ये हमारे गांव घूमने आया है। बाकी सब मैं बाद में परिचय करवा दूंगा। अभी मैं ग्राम प्रमुख जी के पास जाता हूँ और उनसे मदद मांगता हूँ। तब तक तुम दोनों इसी घर में रहना, बाहर मत जाना। अर्णव इतना कहकर अपने घर से बाहर निकला और ग्राम प्रमुख जी के खेत की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में पिताजी को बचाने का डर बैठ गया था। हालांकि वो अभी भी मायावी शक्ति जैसी बातें पूरी तरह मानता नहीं था, पर मां की चेतावनी ने उसे मजबूर कर दिया था। ग्राम प्रमुख जी का घर दिखा तो उसने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा।
अंदर धनराज और रघुपति मौजूद थे। ग्राम प्रमुख जी ने उन्हें काली अंधेरी रात में जाते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए उन्हें अपने घर में रोक रखा था। अरे ग्राम प्रमुख जी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे पिताजी को मायावी शक्ति बरगद के पेड़ के ऊपर ले गई है। अरे अर्णव बेटा, तू तो पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया था ना? इतनी रात को तू यहाँ? और तेरे पिताजी को क्या हुआ? धनराज काका, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलिए और मेरे पिताजी को बचाने में मदद कीजिए। अरे ठीक है, तुम घबराओ मत, हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे और तेरे पिताजी को बरगद के पेड़ पर रह रही मायावी शक्ति के चंगुल से आजाद करवाएंगे। वे सभी उनके साथ चल देते हैं। गांव की ओर अर्णव, ग्राम प्रमुख जी, धनराज और रघुपति सभी भीगते हुए कीचड़ में फिसलते हुए गांव की ओर निकलते हैं। सुनसान रात में चारों हल्के हल्के शक में थे। बारिश और ठंडी हवा के बीच थोड़े ही समय में वे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। राहुल और प्रिया खिड़की से उन सभी को देख रही थीं। अर्णव बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर पास पड़ी लकड़ी का डंडा उठा लेता है और बरगद के पेड़ की टहनियों पर मारने लगता है। अचानक मायावी शक्ति के कपड़े नीचे गिरते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये कपड़े कैसे नीचे गिर सकते हैं? अर्णव ने और जोर से डंडे से टहनियों पर वार किया। थोड़ी ही देर में एक मोटी डाली टूटकर नीचे गिरती है। उसी डाली पर से धैर्य भी नीचे गिरता है और साथ ही वो मायावी शक्ति का डरावना रूप भी। लेकिन उस क्षण सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कोई असली मायावी शक्ति नहीं थी। ध्यान देने पर देखा गया कि वो नकली मायावी शक्ति का डरावना रूप जिसके पीछे था, वो एक औरत के भेष में था। अब सब कुछ साफ हो गया। ये कोई मायावी शक्ति नहीं, बल्कि गांव का जमींदार था। ये सब देखकर ग्राम प्रमुख जी गुस्से में चिल्लाए, अरे लालची जमींदार तू! मैंने तुझे कुछ महीने पहले ही गेहूं की बोरियां चोरी करने के आरोप में तुझे गांव से बाहर निकाल दिया था और अब तू फिर वापस आ गया। आज तो तेरी खैर नहीं। अरे हाँ ग्राम प्रमुख जी, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। जैसे ही मैं बरगद के पेड़ के पास गया, इसने अचानक मुझे रस्सी से ऊपर खींच लिया। फिर मेरे मुंह पर सफेद कपड़ा कसकर बांध दिया ताकि मैं कुछ भी बोल ना सकूं। लेकिन शुक्र है मेरे बेटे का, जिसने समय पर आकर मुझे इस बेरहम जमींदार से बचा लिया, वरना आज तो ये मेरी जान ही ले लेता। अरे ग्राम प्रमुख जी, आज एक बार छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ आगे कभी इस गांव में वापस नहीं आऊँगा। आपने उस दिन मुझे पूरे गांव के सामने बदनाम करके गांव से निकाल दिया था। उस दिन पूरा गांव मुझ पर हंस रहा था, इसलिए मुझ में गुस्सा भर गया और मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए। अर्णव की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से पूरा गांव इस लालची जमींदार के फंसाए हुए जाल से आज़ाद हो गया।